साहित्य समाज का दर्पण है। जितनी भी साहित्यिक रचनाएं की जाती है उसमें पूरी तरह से समाज के बारे में उल्लेख किया जाता है। वर्तमान समाज की क्या स्थितियां हैं, समाज कैसे प्रभावित हो रहा है और समाज में बदलाव कैसे आ रहा है, ये सबों के बारे में साहित्य में पूर्ण जिक्र किया जाता है और उसका पूर्णतः उल्लेख किया जाता है। यदि हम देखें साहित्य की रचना के दृष्टिकोण से तो साहित्य को हम 4 वर्गों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेते हुए जो रचनाएं की जाती है वो ऐतिहासिक रचनाएं कही जाती है। उदाहरण के तौर पे रामचरितमानस, गीता, पुराण, उपनिषद, ये सब जितनी भी रचनाएं हैं इतिहास के माध्यम से सीख लिया गया है और उसके आधार पर एक आदर्श समाज की रचना की गई है। दूसरा जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो है वर्तमान समाज के बारे में उसकी झलक। जब हम मुंशी प्रेमचंद की रचना को देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की रचना को देखते हैं, बहुत से ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने वर्तमान समाज के बारे में जिक्र किया है, उसका उल्लेख किया है और बताने का कोशिश किया है कि वर्तमान समाज में क्या बुराइयां हैं और उसका समाधान किस रूप में हो सकता है। यदि आप उदाहरण के तौर पर मुंशी प्रेमचंद का नमक का दरोगा देखेंगे या पंच परमेश्वर देखेंगे तो उस समय के समाज के बारे में पूर्ण रूप से जिक्र किया गया है। पंच परमेश्वर में तो पूरी तरह से पंच में परमेश्वर निवास करता है, इसके बारे में लेखक ने उल्लेख किया है। जब खाला के द्वारा यह बात कही जाती है कि क्या ईमान के डर से ये बात नहीं कहोगे कि फैसला किस पक्ष में जाएगा, पूरी तरह से उसमें लेखक ने वर्तमान समाज में जो गतिविधियां संचालित है उसके बारे में जिक्र करने का कोशिश किया है। तीसरा जो रचनाएं हैं वो उपदेशात्मक या संदेशात्मक होती है, जिसमें लेखक या कवि या निबंधकार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को उपदेश देना चाहता है, समाज को संदेश देना चाहता है और बताना चाहता है कि यह समाज के हित में है। इसका अनुपालन करने से एक अनुपम समाज, एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। अगर आप कबीर के दोहे को देखें, रहीम के दोहे को देखें, मलुका दास के दोहे को देखें तो उसमें यह स्पष्ट झलक मिलती है। कुछ मोटिवेशनल या प्रेरणादायक रचनाएं भी मिलती है जिसको हम चौथी श्रेणी में रखते हैं। उदाहरणतया रामाधारी से दिनकर की जो रचनाएं हैं वो मोटिवेशनल के साथ साथ उपदेशात्मक भी हैं। उन्होंने जैसे कि रश्मिरथी में लिखा है कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड भय, नस नस में हो लहर हक्की, तभी जवानी पाती जय। ये एक बहुत बड़ी बात है। युवा क्या होता है, युवा का संस्कार क्या होता है, युवा अपने बलों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, इसके बारे में उन्होंने पूर्ण जिक्र करने का कोशिश किया है। उन्होंने ये भी कहा है
कि कलम में इतनी ताकत है कि वह चिंगारी पैदा कर सकती है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली इतनी क्षमता रखती है कलम। तो कलम से हम क्रांति ला सकते हैं, कलम से हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं, कलम से हम एक बेहतर मार्गदर्शन समाज को दे सकते हैं। वर्तमान समाज में साहित्यकारों की अहम भूमिका रही है। पहली बात तो यह है कि जो सकारात्मक साहित्यकार होते हैं उनका जो परम लक्ष्य होता है आदर्श समाज की स्थापना करना। दूसरा, वो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसा कि कबीर दास ने कहा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आरंग को शीतल करे आपहु शीतल होए। उन्होंने इस दोहे के माध्यम से व्यक्तित्व विकास के बारे में चर्चा किया है और एक व्यक्ति का विकास, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है जिक्र किया है। इतना ही नहीं, साहित्यकारों ने समय प्रबंधन पर भी विशेष आस्था रखा है। अगर हम कबीर के दोहे को देखते हैं, इसमें लिखा है कल करो से आज करो, आज करोगा वो भी करेगा कब। अर्थात समय का प्रबंधन मुख्य तौर पे साहित्यकारों के जेहन में रही है। साहित्यकारों ने मार्गदर्शन एवं यथार्थ का दर्शन भी कराया है। तुलसीदास ने लिखा कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस तरह से उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को कर्म पर विश्वास करना चाहिए और फल तो भगवत की इच्छा है, फल तो कर्म के बाद मिलने वाला एक परिणाम है। इसी तरह से संबंधों की प्रगाढ़ता पर भी वर्तमान कवियों ने या ऐतिहासिक कवियों ने ध्यान देने का कोशिश किया है। रहीम ने लिखा रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। इस तरह से रहीम ने संबंधों की प्रगाढ़ता पर भी ध्यान दिया है। किंतु वर्तमान समय में साहित्यकारों के पास काफ़ी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। कभी भी साहित्यकार को जजमेंट की कार्यशैली नहीं लाना चाहिए। उन्हें अच्छा क्या है, खराब क्या है, इसके बारे में जिक्र करते हुए समाज के सामने रखना चाहिए। ऐसी रचना कभी नहीं होनी चाहिए जो कि वैमनस्यता को बढ़ावा दे और समाज में वैमनस्यता उत्पन्न करे। अपनी रचनाओं के माध्यम से कभी भी विरोधाभासी भाव पैदा नहीं करना चाहिए। ये साहित्यकार के लिए प्रमुख चुनौती है। ऐसी कोई भी रचना नहीं हो जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे और टुकड़े टुकड़े गैंग के निर्माण में उसे सपोर्ट करे, उसे समर्थन करे, क्योंकि इससे देश में अविश्वास पैदा हो सकता है, देश का माहौल बिगड़ सकता है और उनकी सकारात्मक पहल समाप्त हो सकती है। कभी भी देश विरोधी साहित्य में अपनी रचनाओं को पिरोना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी चुनौती है। साहित्यकारों के साथ में बिना तथ्य का कभी भी विश्लेषण नहीं करना चाहिए। जिस तरह से एक शोध में तथ्यों के आधार पर बातें रखी जाती है, उसी तरह से साहित्यकार अपनी रचनाओं में तथ्यों के आधार पर अपनी बातों को रखें, विश्लेषण करें, तो समाज में वे महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। लेकिन अब पूरी तरह से
भटकाव हुआ है। अभी प्रायः देखा जाता है, जो अभी विवाद जो आया कि कभी राम को दूसरे रूप में चित्रण किया जाता है, कभी रावण को दूसरे रूप में चित्रण किया जाता है, कहीं माता काली को दूसरे रूप में चित्रण किया जाता है। यह समाज के लिए उचित नहीं है। इस पर साहित्यकार को हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो मूलतः मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में साहित्यकारों को युग के निर्माण में, एक आदर्श समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे कभी नहीं, कदापि नहीं भूलना चाहिए।